हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम दिव्या है। शादी से पहले भी मेरी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां थीं, लेकिन शादी के बाद तो ये परेशानियां और भी बढ़ गईं। एक इंसान बस एक हद तक ही सब कुछ सहन कर सकता है, पर मैं अपने घर को बसाने की खातिर हर चीज सहने को तैयार थी। मेरे पिता नहीं थे, सिर्फ मेरी माँ थी और एक भाई था। मेरे बड़े भैया की शादी हो चुकी थी और भाभी हमारे साथ बहुत अच्छे से रहती थीं। मेरी माँ भी उनके साथ बहुत प्यार से रहती थीं। उन्होंने भाभी को कभी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह माना था। शुरू शुरू में तो भाभी बहुत अच्छी थीं, लेकिन बाद में उन्हें लगने लगा कि मैं उनके लिए बोझ बन गई हूँ। इसीलिए वो चाहती थीं कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। इसी वजह से उन्होंने मेरी माँ और भैया पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि अपनी बहन की शादी कर दो। उनका कहना था कि लड़कियां जितनी जल्दी अपने घर चली जाएं, उतना ही अच्छा होता है। बस इसी कारण मेरी शादी बहुत जल्दी जल्दी में कर दी गई। इतनी जल्दबाजी में शादी हुई कि लड़के का बैकग्राउंड भी ठीक से नहीं देखा गया। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 20 साल की थी, लेकिन मेरा होने वाला पति 35 साल का था। मेरी माँ को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, पर भैया और भाभी ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। उन्होंने माँ से कहा कि वहां दिव्या बहुत खुश रहेगी। इतना जोर देने पर माँ भी मान गई। यही वजह थी कि मैं इस घर में शादी करके आ गई, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस घर में मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव होगा। शादी को 3 महीने बीत चुके थे। आज मैं घर के काम करते करते बहुत थक गई थी। सुबह से ही मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी तबीयत ऐसी क्यों हो रही है। इस घर में मेरा हाल पूछने वाला कोई नहीं था। सिर दर्द की वजह से मैं अपने लिए चाय बनाने किचन में गई। जैसे ही मैंने चाय पत्ती का डिब्बा उठाया, वो बिल्कुल खाली था। उस खाली डिब्बे को देखकर मुझे बहुत परेशानी हुई, क्योंकि मुझे चाय पीनी थी। उधर चीनी भी डिब्बे में लगभग खत्म हो चुकी थी। मैंने जाकर अपनी सास को बताया, मम्मी जी, घर का राशन अब लगभग खत्म हो गया है। किचन में कोई भी चीज पूरी नहीं बची। कुछ न कुछ खत्म हो गया है और जो बचा है वो भी अब खत्म होने वाला है। अब सारा सामान मंगवा लीजिए। मेरी बात सुनकर सास भड़क गईं। उन्होंने मुझसे कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम जाओ और यहां से चली जाओ। मेरे पास कोई खजाना नहीं है कि मैं फट से तुम्हें पैसे निकालकर दे दूं कि ये लो सामान के पैसे। मेरे पास जो पैसे थे वो सब तुम्हारी शादी में खर्च हो गए। अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम कुछ दिन इंतजार करो, जैसे ही पैसे आएंगे मैं घर में राशन भरवा दूंगी। मेरी शादी को 3 महीने हो गए थे। जब मेरी शादी हुई थी तो उसके अगले दिन मैंने देखा था कि किचन में ढेर सारा राशन भरा हुआ था, लेकिन तब से लेकर अब तक 3 महीने बीत गए थे और दोबारा राशन नहीं मंगवाया गया। मैं उसी राशन से जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। मुझे यह बात समझ आ गई थी कि इस घर में सास के अलावा कोई कमाने वाला नहीं है। सास कभी कभी नर्स का काम करती थीं। दरअसल मेरी सास एक नर्स थीं। शादी से पहले वो एक अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थीं, लेकिन शादी के बाद उन्होंने यह काम छोड़ दिया था। जब उनके बच्चे हुए और घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई, तब उनके पति भी इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद उन्होंने नर्स का काम दोबारा शुरू किया। वो कभी कभी ही काम करती थीं, ज्यादातर डिलीवरी के लिए जाती थीं। जब भी वो किसी की डिलीवरी करती थीं, उनके पास लाखों रुपए आ जाते थे। मुझे अब अपनी सास पर शक होने लगा था। मैं जानती थी कि सिर्फ डिलीवरी करने से इतने पैसे नहीं मिलते। इसीलिए मैं उनकी हरकतों पर नजर रखने लगी, ताकि सच पता कर सकूं कि उनके पास इतने पैसे कहां से आते हैं। कुछ दिनों बाद एक आदमी रोज हमारे घर आने लगा। एक दिन वो दरवाजे पर आया और सास से बोला, आज एक और शिकार मेरे हाथ लग गया है। उसकी डिलीवरी का वक्त आ गया है। मैंने खरीदार भी ढूंढ लिया है और वो मुझे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। यह सुनकर सास और मेरी ननद फौरन उसके साथ चली गईं। मेरी ननद भी अपनी माँ के साथ जाती थी। सास अपनी बेटी को डिलीवरी करना सिखा रही थी, ताकि आगे चलकर वो भी पैसे कमा सके। मैंने छुपकर उनकी बातें सुन ली। मुझे लगने लगा कि ये लोग पैदा होने वाले बच्चों को किसी अमीर या बेऔलाद दंपति को बेचते होंगे और बदले में मोटी रकम लेते होंगे। सच जानने के लिए मैं चुपके से उनके पीछे गई, लेकिन वहां जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ।
जो कुछ मैंने देखा वो सबको हैरान करने वाला था। मेरा यह अनुमान गलत निकला कि ये लोग बच्चों को खरीदने बेचने का काम करते हैं। असल में ये प्रेग्नेंट औरतों के साथ कुछ ऐसा कर रहे थे जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। मेरे ससुराल में पति के अलावा सास और ननद थीं। घर बहुत छोटा था। मैं जैसे तैसे यहां गुजारा कर रही थी। दिन बीतते गए और ससुराल वालों की असलियत मेरे सामने खुलने लगी। इस घर में सास के सिवा कोई कमाने वाला नहीं था। मेरा पति तो एक नंबर का निकम्मा था। पिछले 3 महीनों में सास ने सिर्फ एक डिलीवरी की थी और उसके पैसे भी अभी तक नहीं मिले थे। इस वजह से घर का सारा राशन खत्म हो गया था। हम भूखे रहने की कगार पर थे। सास ने अपने बेटे को काम करना नहीं सिखाया था। मेरा पति बहुत बिगड़ा हुआ था। ननद भी कम नहीं थी। पता नहीं कितने लड़कों से उसका चक्कर चल रहा था। वो हर वक्त किसी न किसी से फोन पर बात करती रहती थी। इस घर में किसी की इज्जत नहीं थी। सब अपनी मर्जी से जीते थे, लेकिन मुझ पर ढेर सारी पाबंदियां थीं। मैं इस घर में खुलकर सांस भी नहीं ले सकती थी। अभी मैं और सास राशन की बात कर ही रहे थे कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सास ने मुझसे कहा, जा देख कौन आया है। मैंने फौरन उनकी बात मानी और दरवाजे पर जाकर पूछा, कौन है? बाहर से एक आदमी की आवाज आई, मैं पंकज हूं। मैं सिस्टर मीना के साथ काम करता हूं। उनके कुछ पैसे मेरे पास थे, वही देने आया हूं। पिछले डिलीवरी केस की पेमेंट आज मिली है। यह सुनकर मैंने दरवाज़ा खोला। उसने मुझे नमस्ते की और एक लिफाफा मेरे हाथ में थमा दिया। उसने कहा, सिस्टर मीना को दे देना। मैंने हाँ में सिर हिलाया और लिफाफा ले लिया। मैं उस लिफाफे को लेकर सास के कमरे में जाने वाली थी। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों न इसे खोलकर देखूं कि डिलीवरी के कितने पैसे मिलते हैं। उत्सुकता में मैं इसे सास को देने की बजाय किचन में ले गई। जैसे ही मैंने लिफाफा खोला, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए थे। मैं हैरान हो गई और सोचने लगी कि डिलीवरी के इतने पैसे तो नहीं मिलते। फिर पंकज ने सास को इतनी बड़ी रकम क्यों दी? मैं ये सब सोच ही रही थी कि अचानक किसी के आने की आहट हुई। मैंने जल्दी से पैसे लिफाफे में डाले और सब्जी काटने में लग गई ताकि लगे कि मैं काम कर रही हूं। थोड़ी देर बाद सास किचन में आई और बोली, बाहर कौन आया था? मैंने घबराते हुए कहा, कोई पंकज नाम का आदमी था। आपके लिए लिफाफा लाया था। ये लो वो लिफाफा। सास ने मेरे हाथ से लिफाफा जोर से खींच लिया और गुस्से से मुझे घूरते हुए बोली, जब वो मेरे लिए लिफाफा लाया था तो तुम इसे मुझे देने की बजाय किचन में क्यों ले आई? फिर मेरी सास ने मुझ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या तुमने इस लिफाफे को खोलकर देखा है? उनके इस गुस्से भरे अंदाज से मुझे डर लगने लगा। मैंने घबराते हुए तुरंत ना में सिर हिला दिया और कहा, मैंने तो इसे छुआ भी नहीं है। बहाना बनाते हुए मैंने कहा, मैं गैस पर दूध रखकर भूल गई थी। कहीं दूध उबलकर चूल्हे पर न फैल जाए, इसलिए मैं जल्दी से किचन में आ गई। सोचा था कि आपको यह लिफाफा बाद में दे दूंगी। मुझे अपनी सास पर पहले से ही शक था, लेकिन उनके इस व्यवहार को देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बच्चा पैदा करने के इतने पैसे तो कहीं नहीं मिलते। बड़े बड़े डॉक्टर भी इतना नहीं लेते जितना मेरी सास को नर्स बनकर डिलीवरी करने के मिल रहे थे। मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर मेरी सास डिलीवरी के नाम पर ऐसा क्या करती हैं जिससे उन्हें लाखों रुपये मिलते हैं। फिर शाम को मेरी सास और ननद दोनों घर का राशन लेने निकल गईं। जब वो वापस आईं तो करीब 5 महीने का राशन साथ लाई थीं। इसके अलावा माँ बेटी ने अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग भी की थी। वो अपनी शॉपिंग का सामान मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थीं और उसे सीधे अपने कमरे में ले गईं। लेकिन मैंने उनकी शॉपिंग बैग देख ली थी। मैंने आज तक अपनी सास और ननद को कभी साधारण चीजें इस्तेमाल करते नहीं देखा। दोनों हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनती थीं। उनके पास महंगी ज्वेलरी और परफ्यूम भी थे। मैं हमेशा सोचती थी कि ये सब इतनी महंगी चीजें कहाँ से लाते हैं, जबकि घर में सास के अलावा कोई कमाने वाला नहीं था। वो भी तो बस एक साधारण नर्स थीं जो कभी कभी डिलीवरी करने जाती थीं। इस काम से इतने पैसे नहीं मिलते कि कोई इतना शौक पूरा कर सके। डिलीवरी के पैसों से तो महीने का राशन भी मुश्किल से चल पाता। अब मेरी सास को डिलीवरी किए 4 महीने हो चुके थे। घर का राशन फिर से खत्म हो गया था। इस बार कोई डिलीवरी का केस भी नहीं आया था, जिसकी वजह से हम फिर से भूखे रहने लगे थे।
सास के पास पैसे तभी आते थे जब वो डिलीवरी करती थीं। फिर वो उन पैसों को दोनों हाथों से उड़ा देती थीं। इसके बाद अगली डिलीवरी तक वो पैसे पैसे को तरसती थीं। मेरा पति अखिल तो कोई काम ही नहीं करता था। वो हर वक्त नशे में धुत रहता था। सुबह होते ही घर से निकल जाता और रात को नशे की हालत में लौटता। शादी के शुरुआती दिनों में मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। सास से भी कहा कि अपने बेटे को समझाएं ताकि वो नशा छोड़ दे। लेकिन न तो मेरी बातों का पति पर कोई असर हुआ, न ही सास ने उसे समझाने की कोशिश की। उल्टा मेरा पति मुझे ही मारने लगता था। मैंने कई बार सास से शिकायत की कि अखिल मुझे हर रोज जानवरों की तरह मारता पीटता है, लेकिन मेरी बात सुनकर सास मेरी ही बेइज्जती करने लगती थीं। वो कहती थीं, आखिर तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो जिससे तुम्हारा पति तुम्हें मारने को मजबूर हो जाता है। वो अपने बेटे को समझाने की बजाय मुझसे ही लड़ने लगती थीं और हमेशा उसकी तरफदारी करती थीं। उनके इसी लार प्यार और लापरवाही ने मेरे पति को बिगाड़ दिया था, लेकिन वो समझती थीं कि उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से की है। वो मुझसे कहती थीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा पति भी मुझे मारता था, मैं तो कभी अपनी सास के पास उसकी शिकायत लेकर नहीं गई। मैंने तो अपने पति के सामने कभी उफ तक नहीं की। पता नहीं आजकल की लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं, इनमें शर्म नाम की चीज ही नहीं होती। अपने पति की बुराई करती हैं और कमरे की बातें बाहर सबको बताती हैं। उनकी बातें सुनकर मैं चुप हो जाती थी, क्योंकि इस ससुराल में मेरी इज्जत बस एक नौकरानी जितनी ही थी। यह बात मुझे शादी के दूसरे दिन ही समझ आ गई थी। उस दिन सास ने आकर मुझ पर हुक्म चलाया, उठो और जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बनाकर लाओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। पीछे से ननद की आवाज आई, मेरे लिए जूस भी बना देना। सास बोली, सुबह के वक्त थोड़ा जल्दी उठा करो, अब तुम्हारी शादी हो गई है, यह तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। यहां दोपहर तक सोया नहीं जाता। अपनी ज्यादा सोने की आदत बदल दो। मैं सुबह जल्दी उठती हूं तो मुझे भूख लग जाती है। ननद ने भी कहा, हाँ मैं भी मां के साथ जल्दी उठती हूं, मुझे सुबह उठते ही भरपूर नाश्ता करने की आदत है, मेरा नाश्ता भी तैयार रखा करो। ननद की बात सुनकर मैंने कहा, मुझसे पहले भी तो तुम अपने लिए नाश्ता खुद बनाती थी, तो अब भी खुद बना लिया करो। यह सुनते ही सास ने मेरे बाल पकड़ लिए और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इतनी बदतमीजी से बात करने की। उनके इस व्यवहार से मैं बहुत डर गई। फिर उन्होंने कहा, जल्दी माफी मांगो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे सास से डर लगने लगा और मैंने उनकी बात मान ली। मुझे समझ आ गया था कि इस घर में सिर्फ सास और ननद की ही चलती है, उनके सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता। अब सास ने घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी थी। छोटे बड़े हर काम मैं ही करती थी। उन्हें और ननद को घर के किसी काम से कोई मतलब नहीं था। साफ सफाई से लेकर किचन तक सब कुछ मैं ही संभालती थी। वो दोनों सारा दिन आराम करती थीं और टीवी देखती रहती थीं। मुझे कोई तरस खाने वाला नहीं था। वो दोनों किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती थीं, क्योंकि उन्हें मुझ में एक नौकरानी मिल गई थी। उन्होंने मेरा खूब फायदा उठाया और मेरे ऊपर अत्याचार करने लगीं। लाखों रुपए कमाने के बावजूद सास ने मुझे आज तक एक जोड़ी नए कपड़े तक नहीं दिए। मेरे पति को इस बात से कोई मतलब ही नहीं था कि मैं क्या पहनती हूँ, क्या खाती हूँ। वो तो अपने में ही मस्त रहता था। सास मुझे ननद के पुराने कपड़े पहनने को देती थीं। बात बात पर सास और ननद मेरी बेइज्जती करती थीं। मेरा पति भी मुझसे खास बात नहीं करता था। अब मैं हर वक्त अपने भाग्य को कोसती थी। सोचती थी कि वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरी शादी इस घर में हुई। उस दिन से आज तक मैंने सुख की सांस नहीं ली। खुशियां मेरी जिंदगी से गायब हो गई थीं। बस आंसू बचे थे जो हर वक्त मेरी आंखों में आते रहते थे। मेरा हाल जानने वाला कोई नहीं था। कभी कभी मन करता था कि मायके लौट जाऊं और पति से तलाक ले लूं। ऐसे घर में रहने का क्या फायदा जहां इज्जत ही न हो और छोटी छोटी बातों पर बेइज्जती हो। मैं बहुत मेहनत करती थी, इन लोगों को खुश करने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी सास और ननद के दिल में मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। इन सारी मुश्किलों से मैं तंग आ चुकी थी। जब भी मां से फोन पर बात होती, मैं उन्हें अपने पति और सास की सारी बातें बता देती थी। मैं यह सब चुपचाप सहन नहीं कर सकती थी। मैंने कोई लव मैरिज नहीं की थी, परिवार की मर्जी से शादी की थी। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था? मैंने मां को बताया, ये सब मिलकर मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं। मैं घर का सारा काम करती हूं, फिर भी ये खुश नहीं होते। अखिल मुझे हर वक्त मारता पीटता है।
वो नशे की हालत में घर आता है। माँ मेरी बातें सुनकर मुझे तसल्ली देती थीं। वो कहती थीं, बेटी, जो हो गया सो हो गया, अब सब्र करो, भगवान ने चाहा तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगते थे। मैं फूट फूट कर रोने लगती थी। मेरा हाल कोई समझने वाला नहीं था। मैं सोचती थी कि पता नहीं यह सब कब ठीक होगा, और जब तक ठीक होगा क्या मैं तब तक जिंदा भी रह पाऊंगी। मेरे जीते जी सास, ननद और पति का सुधरना मुश्किल लगता था। फिर कुछ दिनों बाद अखिल ने मुझे बहुत मारा। मेरी हालत बहुत खराब हो गई। वो मुझे रोज मारता था, लेकिन एक दिन उसने इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। मेरे शरीर पर चोटों के निशान पड़ गए। मेरी हालत देखकर सास और ननद भी डर गईं कि कहीं मुझे कुछ हो न जाए, इसलिए वो मुझे फौरन अस्पताल ले गईं। उन्होंने मेरे मायके वालों को भी बता दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे घर वाले जल्दी से अस्पताल पहुंच गए। जब मुझे होश आया तो माँ ने मुझसे पूछा, बेटी, तुम सीढ़ियों से कैसे गिर गई? तुम्हारी सास बता रही थी कि उन्होंने बहुत मना किया, फिर भी तुम करकती धूप में छत पर कपड़े फैलाने चली गईं। जब सास ने कहा था कि ननद खुद कपड़े लेकर चली जाएगी, तो तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। तुमने उनकी बात क्यों नहीं मानी बेटी? मैंने कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल रखा करो। माँ की ये बातें सुनकर मैंने नफरत भरी नजरों से उनकी तरफ देखा और फिर सास को घूरा। सास ने मेरी नजरें देखकर पहले तो नजरें चुराईं, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा और आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा किया, ताकि मैं माँ के सामने कुछ न बोलूं। उनके इस अंदाज से मैं बहुत डर गई। मेरी सास के दो चेहरे थे। लोगों के सामने अच्छाई का नाटक करती थीं, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थीं। मैं चुपचाप रहने लगी। फिर डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। मैंने माँ के घर जाने की जिद की, लेकिन सास इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो हर कोशिश कर रही थी कि माँ मुझे अपने साथ न ले जाएं और मैं उनके घर वापस जाऊं, ताकि मैं उनके बेटे की बातें मायके वालों को न बता सकूं। लेकिन मेरी जिद के आगे सास और ननद मजबूर हो गईं। आखिरकार उन्होंने मुझे माँ के साथ जाने की इजाजत दे दी। मायके पहुंचकर भी मुझे सुकून नहीं मिला। वहां जाते ही भाभी मेरे पीछे पड़ गईं। वो हर तरह से कोशिश कर रही थीं कि मैं जल्द से जल्द ससुराल वापस चली जाऊं। उनका ऐसा व्यवहार देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी परेशानी को कोई समझ ही नहीं रहा था। किसी ने मुझसे यह नहीं पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ। हर कोई मुझे ताने देने में लगा था। मैं सोच रही थी कि अगर मैं कुछ दिन माँ के साथ रह लूं तो क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन भाभी को मेरा वहां रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब भी मेरा उनसे सामना होता, वो मुझे कड़वी कड़वी बातें सुनाती। उनकी बातें मुझे सहन नहीं होती थीं, फिर भी मैं चुपचाप सहती थी। भाभी कहती थीं, जब मैं बीमार होती हूं तो क्या मैं अपने मायके चली जाती हूं? मैंने कभी अपने माँ बाप पर बोझ नहीं डाला। बीमारी में भी मैं घर के सारे काम करती हूं, और तुम हो कि हद कर दी। उनकी बातें सुनकर मैं चुप रहती थी। अब मैं पहले वाली दिव्या नहीं थी। मुझ में बहुत सब्र आ गया था। कुछ दिनों बाद भैया ने आकर मुझसे कहा, अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें ससुराल छोड़ आता हूं। पता नहीं तुम्हारी सास क्या सोच रही होंगी कि थोड़ी सी चोट लगी और तुम मायके में जा बैठी। यह ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ससुराल वालों को शिकायत का मौका मिले। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। जब तुम्हारी सास ने तुम्हें यहां आने से मना किया था तो तुम यहां क्यों आई? उनकी इजाजत के बिना तुम्हें नहीं आना चाहिए था। भैया अब भाभी की ही जुबान बोल रहे थे। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल दुखी हो गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं जोर जोर से रोने लगी। अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पाई। फिर मैंने भैया को सारी बात बताई। मैं सीढ़ियों से नहीं गिरी, मुझे अखिल ने मारा है। वो मुझे आज ही नहीं, हर रोज मारता है। वो हमेशा नशे में रहता है और मुझे इतनी बेदर्दी से पीटता है जैसे मैं इंसान नहीं, कोई जानवर हूं। मैंने शादी से लेकर अब तक के सारे अत्याचार भैया को बताए कि सास और ननद मुझे कैसे तंग करती हैं, और अखिल भी उनकी बातों में आकर मुझे मारता है। लेकिन मेरी बातों का भैया पर कोई असर नहीं हुआ। उन्हें मेरी बातों पर यकीन भी नहीं हुआ। उल्टा वो बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है? शादी के बाद लड़की को ये सब सहन करना पड़ता है। अगर ऐसी छोटी छोटी बातों पर तुम घर छोड़कर यहां आ जाओगी तो अपना घर कैसे बसाओगी? इस तरह घर छोड़कर नहीं आते। ऐसी बातों से ही सास के साथ लड़ाई झगड़ा होता है। हमारी माँ को ही देख लो, हमारे साथ कितनी अच्छी हैं।
बाहर से कितनी नरम और खुशमिजाज दिखती हैं, लेकिन मेरे ऑफिस जाने के बाद वो भी सास वाला रूप दिखाती हैं। तुम्हारी भाभी की बात बात पर बेइज्जती करती हैं, उसे तंग करती हैं और ढेर सारी बातें सुनाती हैं। मुझे सब पता है, अब क्या करें, सास तो ऐसी ही होती हैं। भैया की बातें सुनकर भाभी घबरा गईं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था। भैया भाभी की ही भाषा बोल रहे थे। मेरी माँ बहुत अच्छी थीं, वो भाभी को अपनी बेटी की तरह मानती थीं और उनका बहुत ख्याल रखती थीं। भाभी ने माँ पर झूठे इल्जाम लगाए थे और भैया को गलत बातें बताई थीं। भाभी ने फौरन भैया की बात काटी और बोली, आप ये बातें क्यों लेकर बैठ गए? अभी तो दिव्या की बात हो रही है, मेरी नहीं। उनकी बात सुनकर मैंने माँ की तरफ देखा। माँ की आंखों में आंसू थे और वो भाभी को देख रही थीं। माँ को अब लग रहा था कि उन्होंने मेरी शादी अखिल से करवाकर गलत फैसला लिया था। ये सब भैया और भाभी के कहने पर ही हुआ था। शायद वो जानते थे कि मैं अखिल के घर में कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। फिर मैं शाम तक ससुराल वापस चली गई, क्योंकि भाभी ने मेरा वहां रहना मुश्किल कर दिया था। वो बात बात पर झगड़ने को तैयार थीं। ससुराल पहुंचते ही सास ने मुझे देखकर ताने मारने शुरू कर दिए। वो बोली, बस 2 दिन ही रखा तुम्हें मायके वालों ने, मायके में रहने का शौक पूरा हो गया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं उन्हें देखकर फौरन अपने कमरे में चली गई। सास और ननद को मेरे जख्मों की भी परवाह नहीं थी। उल्टा वो मुझसे इस हालत में भी सारे काम करवा रही थीं। मुझे अपनी जिंदगी बहुत बुरी लगने लगी थी। मेरे ससुराल वालों को देखकर कोई भी आसानी से समझ सकता था कि इनमें इंसानियत नाम की चीज नहीं थी। फिर कुछ दिनों बाद भगवान ने मुझे खुशी दी। मैं प्रेग्नेंट हो गई। इस खबर से मैं बहुत खुश हुई। मुझे लग रहा था कि शायद अब सब बदल जाएगा। इस बच्चे की खातिर ससुराल वाले मेरे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। मेरा पति भी सुधर जाएगा। वो मेरी कदर करेंगे और अखिल मुझे नहीं मारेगा। सास को जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो वो भी खुश हुई। लेकिन एक दिन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने सास और ननद को बात करते सुना। सास ननद से कह रही थी, अगले 1 साल का खर्चा तेरी भाभी से निकल जाएगा। उनकी बात सुनकर मैं बहुत डर गई। मैं सोचने लगी कि पता नहीं सास और ननद मेरे साथ क्या करने वाली हैं। वो किस खर्चे की बात कर रही थीं। अब मैं हर वक्त परेशान रहने लगी। कुछ दिन बाद पंकज फिर हमारे घर आया। मैं छुपकर सास और पंकज की बातें सुनने लगी ताकि पता लगा सकूं कि ये डिलीवरी के बहाने क्या करते हैं जिससे इन्हें लाखों रुपए मिलते हैं। पंकज सास से कह रहा था, सिस्टर मीना, जल्दी मेरे साथ चलो। मैंने एक और शिकार पकड़ लिया है। उसकी डिलीवरी का वक्त आ गया है। एक खरीदार भी मिल गया है जो खरीदने को तैयार है। इस बार मैंने 5 लाख मांगे हैं। वो इतने पैसे देने को फौरन तैयार है क्योंकि इस बार हमें बहुत अमीर लोग मिले हैं। माँ पाद थी। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि ये लोग पैदा होने वाले बच्चों को किसी अमीर या बेऔलाद जोरे को बेचते हैं। ये सोचकर मेरा दिल दहल गया। सास और ननद तुरंत पंकज के साथ चली गईं। अब मुझे उस औरत के बच्चे के साथ साथ अपने बच्चे की भी चिंता होने लगी। इसलिए मैं भी छुपकर उनके पीछे चल पड़ी ताकि देख सकूं कि ये एक माँ से उसका बच्चा कैसे छीनते हैं। क्या इन्हें ऐसा करते वक्त भगवान का डर नहीं लगता? मैंने घर से निकलते ही उनका पीछा शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर हुई थी कि सास ने मुझे देख लिया। पता नहीं कैसे उन्हें शक हो गया कि मैं उनका पीछा कर रही हूं। वो तेजी से मेरे पास आईं। उनके करीब आने से मैं डर गई। वो बोली, तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो? क्या परेशानी है? आखिर क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैंने जल्दी से बहाना बनाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं पास के मेडिकल स्टोर से दवा लेने जा रही थी। सोचा था कि आपसे कह दूं कि मेरे लिए दवा ले आएं। फिर सोचा कि आपको देर हो जाएगी। वैसे भी मेडिकल स्टोर पास में है तो मैं खुद ले आती हूं। मेरी बात सुनकर सास ने ताने भरे लहजे में कहा, ठीक है, अभी घर जाओ। मैं लौटकर तुम्हें दवा लाकर दूंगी और तुम्हारी तबीयत भी ठीक करूंगी। उनकी बातों में धमकी थी। मैं बहुत डर गई, इसलिए उनके घर आने से पहले बहाना बनाकर सो गई। मेरी तबीयत अब सच में बहुत खराब रहने लगी थी। इस वजह से सास ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं दिल ही दिल में भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि सास का गुस्सा मुझ पर नहीं निकला और मैं बच गई। लेकिन मेरा ध्यान अभी भी उस औरत पर था। सोच रही थी कि वो अपने बच्चे के बिना कैसे जिंदा रहेगी। मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह सच को अपनी आंखों से देख सकूं और इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊं। लेकिन सारी कोशिशों के बाद भी मैं नाकाम हो रही थी।
मुझे नहीं पता था कि डिलीवरी कहाँ होती है, किसी अस्पताल में या किसी घर में। इस बात को 1 महीना बीत गया। फिर एक दिन हमारे घर पर एक आदमी आया। वो बहुत घबराया हुआ था। उसने सास से कहा, सिस्टर मीना, जल्दी मेरे साथ चलो, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, उसका बच्चा पैदा होने वाला है। सास ने पूछा, कहाँ चलूं तुम्हारे साथ? उसने कहा, मेरे घर पर। सास बोली, तुम्हें नहीं पता कि मैं डिलीवरी के लिए किसी के घर नहीं जाती? लोग मरीज को मेरे पास लाते हैं। उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं अपनी पत्नी को अभी लेकर आता हूं। सास ने कहा, यहां मत लाना, मैं तुम्हें एक पता देती हूं, अपनी पत्नी को वहां ले आना, वहां हमारे पास हर जरूरी सामान मौजूद है। उस आदमी के साथ साथ मैंने भी वो पता याद कर लिया। फिर जल्दी से अपने कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद सास मेरे कमरे में आई और बोली, मैं डिलीवरी के लिए जा रही हूं, तुम घर का ख्याल रखना। मैंने कहा, मम्मी जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। सास ने मुझे दवा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये दवा खाकर सो जाओ और आराम करो, खाना मत बनाना, मैं लौटते वक्त बाजार से खाना ले आऊंगी। मैंने उनकी बात मानकर सिर हिला दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि इस बार उन्हें मुझ पर शक न हो और मेरा प्लान कामयाब हो सके। सास के जाने के 15 मिनट बाद मैं उस पते पर पहुंच गई। वहां का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा अनुमान गलत था। ये लोग बच्चे बेचने का धंधा नहीं करते थे। ये तो बच्चे के जन्म के बहाने ऑपरेशन करते थे और गर्भवती औरतों की किडनी निकालकर मोटी कीमत पर बेचते थे। ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए। सास ने मुझे फिर से देख लिया। इस बार उन्होंने मेरे बाल पकड़े और मारना शुरू कर दिया। तभी वहां पुलिस आ गई। मैंने ही पुलिस को बुलाया था। मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। मैंने पुलिस को बताया था कि इस पते पर एक गैर कानूनी अस्पताल है जहां मासूम बच्चों को बेचा जाता है, लेकिन सच तो कुछ और था। पुलिस ने सास और ननद को तुरंत पकड़ लिया। पंकज को भी गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो भी इस गुनाह में शामिल था। सास ने अपने आप को पुलिस से छुड़ाने की कोशिश की और मुझे जोर से धक्का दे दिया। मैं जमीन पर गिर गई। गिरते ही मुझे तेज दर्द हुआ और मैं तड़पने लगी। इसकी वजह से मेरा गर्भपात हो गया। सास और ननद को उम्र कैद की सजा हुई। इसके बाद मैंने अपने पति से तलाक ले लिया। ऐसे मर्द के साथ जिंदगी बिताने का क्या फायदा जो औरत की इज्जत करना ही न जानता हो। मैं मायके चली गई। वहां पहुंचते ही भैया और भाभी का मूड फिर खराब हो गया। लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मां को लेकर नानी के घर चली गई। जब मामा जी को ये बात पता चली तो उन्होंने हमें अपने घर में जगह दी। मुझे सिलाई बहुत अच्छी आती थी। मैं मामा मामी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती थी। जितना उन्होंने मेरे लिए किया वो बहुत था। कोई हमें अपने घर में सहारा दे, ये ही बड़ी बात होती है। मैंने सिलाई शुरू की और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। इतना लंबा वक्त गुजारने के बाद अब मैं सुकून की जिंदगी जी रही हूं। लेकिन मैं अब शादी नहीं करना चाहती। शादी से मेरा भरोसा उठ गया है। मुझ में अब हिम्मत नहीं कि ससुराल वालों के और अत्याचार सह सकूं। मैं चाहती हूं कि हर घर की बेटी को अच्छी ससुराल मिले, किसी के हालात मेरे जैसे न हों। इसलिए अपना बहुत ख्याल रखें। अपनी शादीशुदा जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भगवान से दुआ करें कि आपको अच्छा हमसफर और अच्छी ससुराल मिले, ताकि आपकी जिंदगी खुशहाल गुजरे। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे पसंद करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले।